हेलो बच्चों, आप 64वीं जो मुख्य परीक्षा के सफल परीक्षार्थी हैं और जो LSW जिनका ऑप्शनल है, उनके लिए मैंने कई वीडियो पहले भी बनाए और आप लोग को बहुत पसंद आ रहा है। उसकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है और मेरे ऊपर दबाव भी बढ़ता जा रहा है। कई बच्चों को लेके साथ चलना रहता है, फिर भी मैं आप लोग को विशेष रूप से तरजीह तो दे ही रहा हूँ, बाकी चीज़ों को स्थगित करके। तो उनके आपके लिए मैंने जो वीडियोस भेजे उसको आप बार बार देखें। देखिए, उन्हीं सब चीज़ों से प्रश्न आएंगे बच्चे, ध्यान में रखना। कोई ज़रूरी नहीं है, मैं अभी भी आगे भी चैप्टर जो पढ़ा रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है, औद्योगिक विवाद। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं, बहुत बनते हैं और सबको सतही रूप से जानकारी होती है। जो वो LSW का हो अथवा ना हो, उसको भी जानकारी होती है। तो ध्यान में रखना बेटा, यहाँ से हो सकता है कि आपसे जो मैं बता रहा हूँ एक भी प्रश्न न पूछे, ऐसा हो सकता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जितना बताया उतने में से ये सब दावा मैं नहीं करता। हाँ, ये मैं रेंज जानता हूँ कि यहाँ से इतने प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो UPPCS हो, चाहे UPSC हो, चाहे UPSC को तो पता और अच्छे से हम लोग जानते हैं तो वहाँ कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। BPSC का था थोड़ा नहीं लग पाता, इसलिए नहीं लग पाता कि लोग अधिकांश जो है इसमें से 2-4 ही इंटरव्यूअर ऐसे रहते हैं जो कॉन्सेप्ट आधारित प्रश्न पूछते हैं और उससे एनालिसिस करते हैं कि आपकी व्यू जानना चाहते हैं। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाने चाहिए, सिचुएशन बेस्ड वाले प्रश्न, जिससे पर्सनालिटी निकल करके आए। यहाँ पर तो देखेंगे आप फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फैक्ट्स पूछे जाएंगे आपसे। किसी किसी से खाली फैक्ट से पूछ के रह जाता है, छोटे छोटे खाली फैक्ट्स पूछ रहे हैं। इससे किसी का पर्सनालिटी आप नहीं निकाल के आ सकते हैं। फैक्ट्स पूछ करके तो PT कंप्लीट करके आया, मेंस में थॉट्स लिख करके आया, अभी तो आप उसकी पर्सनालिटी का आकलन करेंगे कि उसमें निर्णय क्षमता है कि नहीं, ठीक है, उसमें कौशल संवाद है कि नहीं, तमाम चीज़ें, नर्वस उसका ब्रेकडाउन होता है क्या, तमाम चीज़ें, ये सब चीज़ें उसको टेस्ट करना, पेशेंस का टेस्ट करना। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ पर विशेष रूप से ध्यान देना, लेकिन वो करते नहीं है। ये विडंबना रही है BPSC की। ठीक, लेकिन चलिए, अब इसीलिए मैं कहता हूँ कि नहीं, इसमें ज्ञान ऐसा नहीं है कि आपको फैक्ट्स का ज्ञान नहीं रखना, खूब जितना आप ले सकते हो इनहेल करते चलो। अभी समय है तो जितना पढ़ करके फैक्ट्स भी ले सकते हो, फैक्ट्स भी ले लो। तो हालांकि फैक्ट्स की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन फिर भी कोशिश करो। इन दिनों जितना घटनाक्रम घट रहा है तमाम है, और संविधान से संबंधित तो फैक्ट्स तो बिल्कुल, इकोनॉमी और पॉलिटी, इन दोनों को तो बिल्कुल आपको ढंग से पढ़ना। चाहे वो लड़का पॉलिटी का PA नहीं रखा हो या पॉलिटिकल साइंस का नहीं हो, तब भी GS के प्रश्न को दिमाग में रखते हुए किसी से भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। मान लो कि कोई छात्र टेक्नोक्रेट है और उसने कोई ऐसे सब्जेक्ट लिए हैं जो कि इंटरव्यूअर में नहीं, बहुत ऐसे मिलेंगे जो इंटरव्यूअर में कोई सब्जेक्ट्स वाला नहीं है, उसके पास कोई विकल्प नहीं रह जाता। देखिए ना, अभी UPPCS का चल रहा था इंटरव्यू, तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा, तेलंगाना के बताओ राजधानी कहाँ है, मुख्यमंत्री कौन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो फैक्ट्स पर भी ध्यान में रखना है बेटा। ठीक है, चलो मैं बहुत बात कर गया, अब मैं आता हूँ मुद्दे पे। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ये सब बातें भी करना बहुत जरूरी होता है। ये बच्चों को पता ही नहीं चलता कि तैयारी कैसे करें। अब हम आते हैं औद्योगिक विवाद पे। ठीक है, औद्योगिक विवाद से संबंधित जितने प्रश्न हैं मैं लेकर के आया हूँ, कोशिश करूँगा कि वो सारे चीज़ों को मैं दूँ। इसके अतिरिक्त भी होगा, आप लोग कुछ कुछ लिख रहे हो, मैं वो सब तैयार कर रहा हूँ, जिन्हें आप लोग को फिर दे दूँगा। औद्योगिक विवाद होता क्या है? तो आप बोलेंगे औद्योगिक विवाद से जो अभिप्राय है क्या है, तो नियोजकों और श्रमिकों के बीच का विवाद, या नियोजक और नियोजकों, कई नियोजक एक तरफ हो और भी नियोजक, उनके बीच का भी विवाद, या श्रमिकों और श्रमिकों के बीच का विवाद। ठीक है, श्रमिकों और श्रम संघों के बीच का विवाद, नियोजक एवं नियोजक संघों के बीच का विवाद। जितने रिलेशनशिप में मैंने कहा उतनी बातें यहाँ भी है। इन सब के जो विवाद जो उत्पन्न होते हैं, लेकिन ध्यान में रखिएगा, ये जो विवाद होंगे, अब श्रमिक और श्रमिक के बीच में विवाद, अब विवाद का कारण कोई व्यक्तिगत हो तो वो औद्योगिक विवाद नहीं होगा।
तो ये नियोजन से जुड़े हुए मामलों के ही होने चाहिए, यानी कि एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हुआ और सेवा शर्तों से संबंधित विवाद, जो सेवा शर्त है हमारे कि वेतन बढ़ाओ, महंगाई भत्ता बढ़ाओ, ठीक है, ये चिकित्सा जो है अवकाश वाला अवधि बढ़ाओ, ठीक है, सेवा शर्त है ये, ठीक है, बोनस की राशि बढ़ाओ, तो ये सब सेवा शर्तों से जुड़े हुए मामले हैं। इन मामलों को लेकर के जो विवाद होते हैं उन्हें औद्योगिक विवाद कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब आइए, पूछेगा 1947 के एक्ट में श्रमिक की बात की गई, मैंने पहले भी बात की थी श्रमिकों में, संरक्षित श्रमिक किसे कहते हैं, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रोटेक्टेड लेबर किसको कहते हैं? तो इस अधिनियम के धारा 33 में जो उपधारा 3 और 4 है उसमें संरक्षित श्रमिक की बात की गई है, जिसमें किसी भी प्रतिष्ठान के संबंध में जो संरक्षित श्रमिक होते हैं वे वैसे कर्मकार होते हैं जो पंजीकृत श्रम संघ के कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं, जो रजिस्टर्ड हमारे यूनियन के जो श्रमिक होते हैं उनके वही कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं। ऐसे श्रमिकों की संख्या कुल श्रमिकों की संख्या का 1% होता है। 1% लोग जो है उनको उस पंजीकृत श्रम संघ का कार्यकारिणी का सदस्य जो होता है वो प्रोटेक्टेड लेबर होता है, उसको आप ऐसे ही नहीं निकाल सकते हो, उसका कहीं ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, कहीं अन्य जगह भेज सकते हो, बहुत उसको प्रोटेक्ट किया गया, प्रोटेक्टेड लेबर है। तो इसकी संख्या 1% होती है पूरे श्रम संख्या की, और न्यूनतम 5 और अधिकतम 100। ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम से कि संरक्षित श्रमिकों की संख्या कितनी हो सकती है, तो कहिएगा पूरे श्रम संघों की जितनी भी सदस्य संख्या है उसका 1% होता है वो प्रोटेक्टेड लेबर होता है, और मिनिमम जो है वो संख्या 5 होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो उसकी संख्या 100 से ज़्यादा नहीं हो सकती। इतने प्रोटेक्टेड लेबर किसी भी प्रतिष्ठान में होते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न, औद्योगिक विवाद के, अब ये प्रश्न देखिए, विवाद की जो रोकथाम मशीनरी है और निदान मशीनरी, मतलब रोकथाम जो है प्रोटेक्ट, पहले ही उसको रोक दिया, विवाद होने से रोक देना रोकथाम मशीनरी कहलाता, प्रोटेक्शन प्रदान कर दिया। और अगर विवाद हो गया तो उसका निदान करने वाली, ठीक है, उपचार करने वाली, निदान मतलब उपचार, वो मशीनरी कौन है? तो जो हमारी जो मशीनरी है रोकथाम वाली, वो है कार्य समिति, वर्क्स कमिटी। आपसे पूछेगा बताओ रोकथाम मशीनरी का नाम बताओ, तो आप बोलेंगे महोदय कार्य समिति। अब कार्य समिति, तब पूछे क्या होता है कार्य समिति, तब बताएंगे कि यह समिति उन उद्योगों में गठित की जाती है जहां 100 से अधिक श्रमिक कार्यरत हों। इसमें श्रमिकों और नियोजकों की आधी आधी जनसंख्या होती है, आधी आधी संख्या होती है। एक कमेटी बनाई जाती है जो कि इसका जो चयन होता है, नियोजक जो करेगा श्रमिकों का चयन, वो श्रम संघ की सहमति के आधार पर करेगा, क्योंकि बहुत सारे श्रम संघ एक के सदस्य होते हैं एक प्रतिष्ठान में, तो श्रम संघ की सहमति से उसमें चुनाव होता है। श्रम संघों के बीच में सारे श्रमिक उसको चुनाव करते हैं, चयन करते हैं, जो कि वर्क्स कमेटी में जाएगा। और ये कार्य समिति जो प्रबंधकों की, जो नियोजक की ओर से जो रहते हैं सदस्य और जो श्रमिकों की ओर से सदस्य रहते हैं, ये बैठ करके कोशिश करते हैं कि विवाद उत्पन्न न हो। ठीक है, ऐसी स्थिति पैदा करते हैं कि टेंशन क्रिएट ना हो, पहले ही वो विवाद निपट जाए। तो ये हम कह दें कि रोकथाम मशीनरी हो गया, कि विवाद को होने से पहले ही इसको रोक दिया। ठीक है, तो कार्य समिति है, एकमात्र यही है, इसके बाद सब निदान वाली है। ठीक है बेटा, अब हम आते हैं निदान वाले पे। जो अगला प्रश्न है बेटा वो है कि औद्योगिक विवाद के निदान तंत्र की मशीनरी का नाम बताइए। अब देखिए, जो उपचार वाली मशीनरी है वो कौन कौन सी मशीनरी है, तो आप देखेंगे उसमें समझौता तंत्र है, जांच तंत्र है, अधिनिर्णयन तंत्र है और पंच निर्णयन तंत्र है। अब इसमें कौन कौन आते हैं, बस नाम ही याद रखिएगा। कुछ कुछ चीज़ें जहाँ पूछी जाती हैं मैं उसी की चर्चा करूँगा। सब एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा,
एक रीडिंग डाल लीजिएगा, ठीक है। इन सब चीज़ों पर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी एक प्रश्न पूछा था, मुझे याद है, लगता है कोई स्पेशलाइजेशन वाले लोग थे तो पूछ दिए थे इस पर, इसलिए मैं किसी में रिस्क नहीं छोड़ना चाहता, किसी में रिस्क लेना ही नहीं चाहता। मेरे बच्चे जो हैं वो कहीं से हर एक भी क्वेश्चन के लिए तैयार हैं। तो जो सुलह अधिकारी है और सुलह बोर्ड है, ठीक है, कॉन्सिलेशन को कहते हैं, कॉन्सिलिएशन को कहते हैं सुलह, तो इसके बोर्ड होते हैं। ये समझौता तंत्र है, ये समझौता कराता है, आपस में मिल करके बैठक करके समझौता कराता है। सुलह अधिकारी अकेला होता है, सुलह अधिकारी जो कि ये काम करता है, ये दोनों पक्षों को बिठा करके सुलह कराने की कोशिश करता है, तो एक सुलह अधिकारी हो गया। लेकिन अगर उससे मामला नहीं समझा तो सुलह बोर्ड गठित कर दी जाती है, जिसमें कई लोग होते हैं मिल करके इसको काम करते हैं। तो सुलह अधिकारी और सुलह बोर्ड ये दो होता है समझौता तंत्र में, ठीक है। इसके बाद आता है जांच तंत्र में, एक ही है जांच न्यायालय, जो इन्वेस्टिगेशन करता है कि विवाद के कारण क्या है, इसकी जांच की जाए, ठीक है। इसके बाद आता है अधिनिर्णयन तंत्र, एडजुडिकेशन है, अधिनिर्णयन है, यानी न्यायालय वाला पक्ष होता है। तो इसमें कौन कौन है, श्रम न्यायालय है, औद्योगिक न्यायाधिकरण है और उसमें राष्ट्रीय न्यायाधिकरण है। तो जो श्रम न्यायालय है लेबर कोर्ट है, उसके बाद राष्ट्रीय न्यायाधिकरण है, बड़ा थोड़ा सा औद्योगिक न्यायाधिकरण है, मतलब उद्योग के एक छोटे से सेगमेंट में हो तो श्रम न्यायालय हो गया, बड़ा सेगमेंट है औद्योगिक न्यायाधिकरण, वो बड़ा सेगमेंट हो गया, और राष्ट्रीय स्तर पर न्यायाधिकरण हो गया, वो सबसे बड़ा सेगमेंट हो गया। तो ये अधिनिर्णयन तंत्र है, ठीक है। बहुत नहीं जाएगा, केवल नाम याद रखिएगा, मेरा विश्वास है नहीं आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है पंच निर्णयन तंत्र, उसमें पंच निर्णय आते हैं, आर्बिट्रेशन वाली काम होती है, पंच निर्णय वाले काम होते हैं। प्रश्न क्या पूछ सकता है कि सुलह और मध्यस्थता ये दो चीजें हैं, कॉन्सिलिएशन और मेडिएशन, इन दोनों में अंतर क्या है? क्योंकि बहुत बारीक अंतर है, बिल्कुल एक ही संदर्भ में लगता है देखने में, इसलिए पूछे जाते हैं ये प्रश्न। तो कहिएगा, ये जब सामूहिक सौदेबाजी असफल हो जाती है तो सुलह और मध्यस्थता के जरिए विवादों का निपटारा किया जाता है। सुलह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विवादों के जो पक्षकार हैं वो सुलह कराने वाले व्यक्ति के मार्गदर्शन में अपने मतभेदों पर व्यवस्थित एवं विवेकपूर्ण अपने विचार विमर्श करते हैं और समाधान निकालते हैं। तो ये दोनों पक्षकार मिल करके सुलह का करने का प्रयास करते हैं। जो सुलह अधिकारी होता है इसमें इनका हेल्प करता है, ठीक है। बस ये दोनों पक्षकार को मिलाने का काम है। इसमें सुलह अधिकारी अपने मंतव्य नहीं देता है, ध्यान में रखिएगा। सुलह वाले में, मध्यस्थता वाले में अंतर यही है, वो भी वही काम है, वही मध्यस्थता वाले में भी वही काम है, दोनों पक्षकार को मिलकर के बिठाना। लेकिन सुलह में जो सुलह अधिकारी होगा वो अपने मंतव्य नहीं देता। मध्यस्थता में ये ज्यादा सक्रियता दिखाता है और अपने सुझाव भी देता है, ठीक है। यानी मध्यस्थता में अवकाश होता है कि वो ज्यादा अपनी सक्रियता दिखाए मध्यस्थ अधिकारी और मध्यस्थता के सुझाव दे, और सुलह में वो अवकाश नहीं होता है। वो सिर्फ बैठ करके दोनों को कहता है भाई आप लोग लड़िए नहीं, आप दोनों काम कर लीजिए और एक सहमति व्यक्त कर लीजिए और वो रिपोर्ट हमको दे दीजिए। बहुत ज़्यादा उसमें वो हस्तक्षेप नहीं करता। इसमें हस्तक्षेप करना दोनों का काम मेडिएशन ही है, लेकिन ये ज़्यादा सक्रियता दिखाता है, ठीक है, मध्यस्थता वाले में। इतना इसका अंतर है, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि सुलह वाले में जो मध्यस्थ अधिकारी होता है वो मध्यस्थता के लिए प्रोत्साहन करता है, प्रोत्साहित करता है, ठीक है, लेकिन इसमें सुझाव देता है, ठीक। अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न। जो प्रश्न है वो है सामूहिक सौदेबाजी क्या होता। तो सामूहिक सौदेबाजी के अंतर्गत श्रमिकों के प्रतिनिधि विवाद के मुद्दे पर नियोजक के साथ मोल जोल करते हैं, सौदेबाजी करते हैं कि मुझे इतना चाहिए, वो कहता मैं इतना दूंगा, मुझे इस बार 8% बोनस चाहिए, तो नहीं इस बार मैं 5% से ज़्यादा नहीं दूंगा, नहीं चलिए मैं भी नीचे आता हूँ 7% दीजिए। तो इस तरह से मोल भाव कर करके एक इस स्थिति पर पहुंची जाती है जिसको हम लोग सामूहिक समझौता कहते हैं।
इसमें बातचीत में मामला सुलझ जाता है और लोग समझौता कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है पंच निर्णय। अब देखिए, जब मध्यस्थ जो होते हैं, जो मध्यस्थ विवादित पक्ष होते हैं, ये के बीच में अगर समझौता कराने में जो मध्यस्थ सफल नहीं रहता है, ठीक है, अगर मध्यस्थता कराना है, मध्यस्थ में मैंने कहा कि वो अपनी सुझाव भी देता है, लेकिन वो दोनों मानने को तैयार ही नहीं, तब वो पंच निर्णय, आर्बिट्रेशन, पंच निर्णय के पास जाता, निर्णयन होती थी। ध्यान रखिएगा इसमें क्या अंतर है। कहिएगा कि मध्यस्थ भी तो पंचायत टाइप का था, तो क्यों मध्यस्थता में उसके बातों को मानना बाध्यकारी नहीं था। पंच निर्णय में अगर आप आर्बिट्रेटर के पास गए हो तो आर्बिट्रेटर ने जो निर्णय दिए वो दोनों पक्षों को मानना बाध्यकारी होता है। तो आपसे पूछ सकता है कि मध्यस्थ और पंच निर्णय में क्या अंतर है। आप बोलेंगे कि पंच निर्णय के नियमों को मानना, जो निर्णय है उसको मानना दोनों पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होता है। ठीक है बेटा, समझ गए। अब हम आते हैं एडजुडिकेशन पे। तो जब किसी विवाद को न्यायिक प्रक्रिया के तहत सुलझाया जाता है तो उसी को अधिनिर्णयन कहते हैं। और अधिनिर्णयन में मैंने बताया कि उसके 3 तंत्र हैं, श्रम न्यायालय, ठीक है, औद्योगिक न्यायाधिकरण और राष्ट्रीय न्यायाधिकरण। ये अधिनिर्णयन तंत्र है, नहीं आएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, जान लीजिए। इसके बाद जो आएगा एग्जाम्स में, और इस बार मुझे लगता है ये इस सेक्शन से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि इस बार बेटा पैंडेमिक के कारण तालाबंदी वाला जो चीज़ें हैं वो भी हुई हैं, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि तालाबंदी उसको कहेंगे कि नहीं कहेंगे। ठीक है, अब सरकार ने, ये भी जान लीजिए बढ़िया से, LSW के छात्र हैं, सरकार ने कोरोना वायरस को महामारी कह के संज्ञा जो देना है वो नहीं दी। ठीक है, क्यों नहीं दी? तो यहाँ पे औद्योगिक जो नियोजक थे उनका दबाव था, क्योंकि अगर इस प्रकार के प्राकृतिक आपदा, इसको प्राकृतिक आपदा शब्द कहेंगे, सॉरी, उसको ज़्यादा बेटर शब्द यही होता, प्राकृतिक आपदा जो है उसका नाम नहीं दिया, महामारी तो कह सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदा जो कैटेगरी है, जो कि एक्ट में लिखा है कि अगर प्राकृतिक आपदा के कारण कोई उद्योग बंद कर दिया गया है तो फिर कॉम्पनसेशन के रूप में वो नियोजक जो है वो वेतन देगा, उसको देना होगा। जबकि हमारे यहाँ नियोजकों ने 1 आध महीने का दिया, उसके बाद सबको घर भेज दिया, कहा कि अपने कुछ नहीं कर सकते हैं, माफ चाहिए, सरकार से हाथ जोड़ लिया, हम नहीं कर सकते हैं, हम लोगों पर वित्तीय बहुत दबाव है, हम नहीं कर सकते। सरकार ने भी उसको सहमति, क्योंकि उन्होंने प्राकृतिक आपदा कह करके इसको नहीं घोषित किया। हालांकि कई चैनलों में तमाम में प्राकृतिक आपदा आ गई, तमाम आ गई कह करके बहुत संबोधित किया, नेताओं ने भी कह करके संबोधित किया, लेकिन कभी नहीं प्राकृतिक आपदा उसको सरकारी तौर पर घोषित किया गया। क्योंकि अगर सरकारी तौर पर करेगा तो सारे इस औद्योगिक विवाद अधिनियम में है, प्राकृतिक आपदा के तहत तो कंपनसेशन देना पड़ता, तो उनको सब लोगों को देना पड़ता, वेतन देना पड़ता, बिठा करके वेतन देना पड़ता। इसीलिए प्राकृतिक आपदा नहीं कर, ये आपसे पूछा जा सकता, टेक्निकल है। ठीक है, सब पहलुओं पर यही सब फंसाएगा, पूछेगा। ठीक है, तालाबंदी, लॉकआउट कहते हैं, तो लॉकआउट और लॉकडाउन ये दोनों नाम लॉक है, पूछेगा अंतर। ठीक है, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोगों को बोलेगा अच्छा लॉकडाउन और कर्फ्यू में क्या अंतर है, लॉकडाउन, कर्फ्यू और 144 में क्या अंतर है, मैं कभी आऊँगा इसको लेकर के बाद में। ठीक है, अभी मैं आता हूँ इस पर, हड़ताल और तालाबंदी में क्या अंतर है। तो हड़ताल किसको बोलते हैं कि हड़ताल श्रमिकों द्वारा अस्थायी रूप से कार्य में किया जाने वाला रुकावट है, जिसके प्रयोग में वे समानता अपने हितों की रक्षा के लिए करते हैं। यानी कि श्रमिक लोग अपनी मांगों को ध्यान में रखते हुए अगर कार्य करने को से अपने को अलग कर लेते हैं, उसको हम लोग हड़ताल कहते हैं। ठीक है, लॉकआउट, तालाबंदी कहते हैं जब नियोजक जो है वो रोजगार के स्थान को अस्थायी रूप से बंद कर देता है,
या काम को स्थगित करने या काम देने से इनकार कर देता, उसको हम लोग लॉकआउट कहेंगे। अब चूंकि ये जो पैंडेमिक वाली सिचुएशन आई, इसने सरकार ने चूंकि घोषित किया, किसी नियोजक ने अपने को नहीं किया, इसलिए इसको लॉकआउट नहीं कहेंगे। लॉकआउट कब तब कहते जब नियोजक जो है वो वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हैं या किसी अन्य जो जैसे मान लीजिए कि ना आया, उसके पास जो काम नहीं आया, ठीक है, जिसके कारण वो छटनी करना चाहता है, उसके कारण बंद कर दिया, ऐसी स्थिति आती है तो उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तब आप कहते हैं आप कि जो है नियोजक ने तालाबंदी कर दी। लेकिन नियोजक ने ये तालाबंदी चूँकि लॉकडाउन की वजह से किया, इसलिए इसको हम लोग तालाबंदी की श्रेणी में नहीं रखते। अब उसमें और प्रश्न आएगा, देखिए अब उसके बाद काम बंदी, ले ऑफ, ठीक है, ये सारे चीज चूंकि इधर हुए हैं तो सब पूछे जाएंगे, ये चर्चा में है। इस सेगमेंट से इधर ही से प्रश्न पूछे जाएंगे। मैंने आपको सब जितना बताया वो चीज आपको बस आपको तैयार करने के लिए बताया है। प्रश्न मेरे विचार से इधर ही से प्रश्न पूछे जाने चाहिए, क्योंकि मैं हूँगा तो यही सब पूछूंगा। ले ऑफ तथा क्लोजर, काम बंदी और बंदी में क्या अंतर है? देखिए, क्लोजर और ले ऑफ, बंदी और काम बंदी, दोनों में अंतर है। कोयले, शक्ति, कच्चे माल की कमी, मशीनरी की खराबी, प्राकृतिक आपदा, ठीक है, इसमें प्राकृतिक आपदा है, आदि के कारणों से अगर नियोजन से इनकार करती है नियोजक तो इसको हम लोग ले ऑफ कहते हैं, ठीक है। ले ऑफ ये कुछ ही दिन के लिए होता है, लेकिन अगर किसी भी नियोजन स्थल या उसके किसी भाग को, काम बंदी और बंदी में क्या अंतर, हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए, जैसे इस पैंडेमिक सिचुएशंस में हमारे प्राचीन काल बहुत दिनों से मतलब ब्रिटिशर्स के ज़माने से चली आ रही थी, प्राचीन काल बोल रहा था, ब्रिटिशर्स ज़माने से चली आ रही थी एटलस साइकिल, उसकी सारी यूनिटें, 2-3 यूनिटें चल रही थी, बाकी पहले बंद हो चुकी थी, और गुड़गांव वाला और तमाम 2-3 यूनिटें जो थी इस पैंडेमिक सिचुएशंस में उस पर ताले लग गए। लगभग 800 जो मजदूर थे वो गुड़गांव वाले में, वो सब उन्होंने स्ट्राइक भी कर दिया था उसके खिलाफ में, और ये तमाम ये बंद कर दिए गए, क्लोजर कर दिए गए, इसको बंदी कहते हैं, ठीक है, हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। नेक्स्ट है छटनी, रिट्रेचमेंट। छटनी किसे कहते हैं? अब देखिए, इस महामारी के दौर में, पैंडेमिक सिचुएशन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर कितनी छटनी हुई है। तो रिट्रेचमेंट पूछ सकता है बेटा, विदेशों में रहने वाले, दुबई में, अमेरिका में, कई ऐसे कंट्रीज़ में जो छोटी छोटी कंपनियां थी सब बंद हो गई और सब अपने यहाँ छटनी कर रही हैं। दुबई से भी किया, सऊदी अरबिया से किया, सब छटनी किया। बहुत हमारे यहाँ से कामगार जो हैं, फिटर हैं, तमाम है, ये सब काम करते हैं, वो सब लौट के चले आए। तो ये छटनी हुई है, रिट्रेचमेंट हुआ। किसे कहते हैं रिट्रेचमेंट? छटनी का अर्थ होता है नियोजक द्वारा अनुशासनिक जो कार्य के रूप में दिए गए दंड को छोड़कर। ये ध्यान रखिएगा, अगर किसी को अनुशासनहीनता जो बरती है, किसी ने अनुशासनहीनता बरती, उसको दंड स्वरूप अगर कार्य से छटनी की गई तो वो छटनी की परिभाषा में नहीं आएगा। अनुशासन ही कार्य में के रूप में दिए गए दंड को छोड़कर किसी अन्य कारण से श्रमिकों की सेवा से अलग कर दिया जाए तो उसे छटनी कहते हैं। अब पूछेगा कि क्या हड़ताल का अधिकार मौलिक अधिकार है? अब इंटरव्यू का बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्या फंडामेंटल राइट्स में हड़ताल के अधिकार को देखते हैं? क्या ये 21 का अंग है? तो बोलिएगा नहीं महोदय, कामगारों को प्राप्त हड़ताल का अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है। ये एक सापेक्षिक अधिकार है, ठीक है। सापेक्षिक अधिकार का मतलब रिलेटिव राइट्स है। क्या है इसका मतलब? ये दूसरों के अधिकार की जो प्रतिष्ठा है उसको ध्यान में रखते हुए लागू की जाती है।
कहने का मतलब क्या हुआ बेटा कि आपका हड़ताल का अधिकार आपको दिया गया है, लेकिन दूसरे जनता को अगर इससे नुकसान हो तो ये हड़ताल का अधिकार आपको नहीं दिया गया। जैसे याद कीजिए शाहीन बाग वाले में महिलाओं को सब बैठी थी, हड़ताल का अधिकार है, आप कर सकती हैं, प्रोटेस्ट कर सकती हैं, धरना कर सकती हैं। वो औद्योगिक नहीं था, ठीक है, वो धरना प्रदर्शन कहलाएगा, औद्योगिक वाले में हड़ताल कहलाएगा, कर सकते हैं, लेकिन वो भी वहां भी वही चीजें हैं। अब आप ऐसे जगह पे हड़ताल कर रहे हो जिससे कि आवागमन में दिक्कत हो, स्कूल जाने वाले बच्चों को दिक्कत, किसी को अस्पताल जाने वाले मेरी एम्बुलेंस को दिक्कत, एम्बुलेंस को ही दिक्कत हुई थी। इसके कारण जो है लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, तो फिर उन लोगों ने किया कि भाई रास्ता दिया कि उन लोग को जाने के लिए रास्ता दे दिया जाए। तो आप देखेंगे ये रिलेटिव सापेक्षिक अधिकार है। ध्यान में ये सब देखिएगा, ये सापेक्षिक अधिकार दिए गए हैं, किसी के सापेक्ष में दिए गए हैं, यानी दूसरों के सापेक्ष में दिए गए हैं। दूसरों को नुकसान पहुंचाना जो है इसमें ये आपका अधिकार नहीं है, ठीक है। तो ये पूछ सकता है कि फिर तब निम्न में से कौन सी ऐसी स्थितियां हैं, पूछ सकता है कौन कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जो इसको अवैध घोषित कर सकती है। तो आपातकालीन स्थितियों में जैसे युद्ध है, आंतरिक कलह है, ऐसे सिचुएशन में, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, वहाँ पे ये अधिकार नहीं है, वहाँ पे आप हड़ताल नहीं कर सकते हैं। लोकोपयोगी सेवाओं में जैसे देखिए अभी पैंडेमिक सिचुएशंस था, तो लोकोपयोगी सेवा बहुत सारी लोकोपयोगी सेवाएं हैं, ठीक है। जैसे बहुत जगह देखेंगे डॉक्टर्स ने कर दिया, कई जगह देखेंगे आपके नर्सों ने कर दिया, ठीक है, उसको भी तवज्जो दी जानी चाहिए, लेकिन लोकोपयोगी सेवा है, आप नहीं कर सकते हैं। कई ऐसे उदाहरण मिले, सुप्रीम कोर्ट में केस गया, हाई कोर्ट में भी गया, चेन्नई हाई कोर्ट का भी है, सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन है कि जितने डॉक्टर्स हैं उन नहीं कर सकते हैं, आप लोकोपयोगी सेवा में आप स्ट्राइक नहीं कर सकते। आप कहेंगे कि फंडामेंटल राइट्स तो उसका भी हनन होता है, भाई काहे नहीं उसका कर सकते हैं, तो ये है लोकोपयोगी सेवा बनाई गई है, उसको अवैध बनाया गया, ठीक है। आर्थिक विकास के किसी विशेष योजना के लागू, कोई विशेष योजना लागू की गई है किसी आर्थिक विकास में, और उसके जो में कार्य करने वाले लोग हैं अगर वो आर्थिक गति को मंद करने के प्रयास में उसको कर दें तो इसको भी आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो भी गैर कानूनी होगा, ठीक है। किसी पक्ष द्वारा तर्कहीन दृष्टिकोण के आधार पर अगर किसी ने किया, ये भी आधार माना जाएगा कि आप ये अवैध घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1947 का जो एक्ट है उसमें हड़ताल के लिए के अवैध होने के क्या क्या प्रावधान दिए गए, ठीक है। तो दो चार याद रखिएगा। हड़ताल करने से पूर्व 6 सप्ताह के अंदर नियोजक को हड़ताल की सूचना नहीं देने पर उसको अवैध घोषित किया जा सकता है। सूचना देने के 14 दिन के अंदर आप नहीं कर सकते हैं, तो आप अगर उस तरह से करते हैं कि आपने सूचना दी और उसको 14 डेज बीतने के पहले ही आपने अगर कर दिया तो ये भी अवैध मानी जाएगी। आपने अगर किसी हड़ताल की तिथि निश्चित करके दी है कि अमुक आने वाली तिथि को हम हड़ताल करने वाले हैं और उसके पहले हड़ताल कर दिया तो वो भी हड़ताल गैर कानूनी होगी, ठीक है। समझौता अगर करने की कार्रवाई के लिए अगर विचाराधीन है कहीं मामला किसी सुलह अधिकारी के पास, तो उसके जो डिसीजन है या उसकी अवधि है उसके समाप्त होने के 7 दिन के के अंदर में आप इसको हड़ताल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर उसकी अवधि समाप्त हो गई कि इतना तारीख तक सुलह करा लेनी है और वो नहीं हो पाई सुलह, तो उसके बाद 7 दिन का समय है, उस तक आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यदि कोई विवाद समझौता बोर्ड में हो, श्रम न्यायालय में हो, किसी भी न्यायाधिकरण के स्तर पर लंबित हो, पंच निर्णय के पास में हो, इस दौरान आप हड़ताल नहीं कर सकते हैं। ये 1947 एक्ट के अनुसार से अवैध करार दी गई है, शर्तें हैं, ये सब याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, किसी भी एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, ऐसे भी पूछे जाते हैं और LSW के छात्र से तो निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। अब हम आते हैं विश्व के स्तर पर, एक फैक्चुअल क्वेश्चन है वो भी मैंने डाल दिया है कि विश्व में किस देश में सर्वाधिक हड़ताल और तालाबंदी की गई, ठीक है। भारत का स्थान 6ठा है बेटा, पिछला जो आंकड़ा है उसके अनुसार से 966 तालाबंदी और हड़ताल किए गए, जबकि पहले स्थान पर डेनमार्क है 1081 1081। अब प्रश्न पूछता है
यूरोपियन कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है डेनमार्क। तब पूछा गया कि 1081 दर्शाता है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह सब भारत से आगे है हड़ताल में। तो ये क्या दर्शाता है, ये क्या इंगित करता है आप? क्या हम लोग की इकोनॉमी जो है और औद्योगिक मामले में डेनमार्क से आगे हैं, या बहुत अच्छा सिचुएशन है? नहीं। आपको क्या इसमें जवाब देना है? इसमें जवाब ये देना है कि महोदय, इसका अभिप्राय ये है कि वहाँ श्रमिकों को, श्रमिक जो हैं हड़ताल करते हैं, तालाबंदी नियोजक करता है, ये दोनों को स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा प्राप्त है इसकी। यानी कि वहाँ पे औद्योगिक वातावरण ऐसा विकसित किया गया है कि छोटी छोटी मांगों को लेकर के भी अगर हड़ताल कर दी गई तुरंत मान ली गई। ठीक है, हमारे यहाँ तो अगर हड़ताल हुई तो नियोजक भी बैठा रहता है, श्रमिक भी है, महीना भर तक हड़ताल है। ठीक है, और झुकना पड़ जाता है श्रमिकों को तमाम। तो हमारे यहाँ वो वातावरण नहीं है, श्रमिकों को बहुत तवज्जो नहीं दी जाती, या कहीं यहाँ सस्ता श्रम है, इस कारण ऐसा है, इसीलिए वहां मामले ज्यादा हैं। और अब तो मामले और कम होंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूं, ये एग्जाम में पूछेगा, ये निश्चित रूप से इंटरव्यू में पूछेगा, ये जान लीजिए। इसीलिए कि भारत सरकार ने भी और बिहार सरकार ने भी, चूंकि समवर्ती सूची में होता है श्रम का मामला, इसलिए दोनों कानून बनाते हैं। बिहार सरकार ने भी और केंद्र सरकार ने भी 1947 डिस्प्यूट एक्ट को 3 सालों के लिए फ्रीज कर दिया। यही तो प्रश्न आएगा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के संबंध में अभी क्या निर्णय लिया गया, यही प्रश्न पूछेगा बेटा। तो निर्णय ये लिया गया है, क्यों निर्णय लिया गया, इसीलिए कहिएगा, सकारात्मक बताना है। क्यों निर्णय लिया गया तो बोलिएगा कि अभी चूंकि पैंडेमिक सिचुएशंस था, चर्चा में पहले भी किए हैं, पैंडेमिक सिचुएशंस है और इस वजह से उद्योगों के उत्पादन में बिल्कुल अर्थव्यवस्था गिर गई थी, रुक गई थी, इसलिए उसमें गतिशीलता प्रदान करने के लिए इसमें औद्योगिक विवाद अधिनियम को फ्रीज इसलिए किया गया ताकि नियोजक जो हैं वो आकर्षित हों, नए नियोजक, नए इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ आकर्षित हों। चूँकि चीन में बहुत सारे नियोजक वहाँ से भाग रहे हैं चीन से, तो हम लोग अगर सस्ता श्रम है चीन के बाद, हम लोगों के पास जनसंख्या बहुत है, कुशल जनसंख्या भी आ चुकी है, बहुत श्रमिक जो हैं कुशल जो थे वापस आ चुके हैं, तो हमारे पास कुशल श्रमिकों की संख्या भी हो चुकी है। तो अगर कोई निवेश करता है, यहाँ फैक्ट्री लगाता है, तो निश्चित रूप से उसको लाभ होगा। और उसके लिए हम लोग आकर्षित करने के लिए हम लोगों ने कहा कि श्रमिक जो है, क्योंकि श्रमिक अगर आंदोलन करेगा, श्रमिक अगर अड़ंगा लगाएगा तो नियोजक को घाटा होगा, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं फ्रीज करता हूं 3 साल के लिए, आप लोग आइए और कोई इंस्पेक्टर आपके यहाँ 3 साल के लिए इंस्पेक्शन नहीं करेगा। तो ये इंस्पेक्टर राज की भी खात्मा हो गई। तो ये जो चीज़ें निवेशकों को आकर्षित करेगी। ठीक है, तो ये आर्गुमेंट आप देंगे बेटा। ठीक है, अब ये प्रश्न पूछेगा कि बिहार सरकार ने औद्योगिक अधिनियम 1947 में क्या संशोधन किया। तो बोलेंगे बेटा कि अस्थायी जो कर्मचारी को नियोजन समाप्ति का नोटिस देना आवश्यक नहीं होगा। यानी किसी भी कोई भी नियोजक नोटिस अस्थायी नियोजकों को हटा सकती है, बिना नोटिस के हटा सकती है। ठीक है, श्रमिकों के लिए थोड़ा ही गड़बड़ हुआ, लेकिन उनका ये कहना है कि श्रमिकों के लिए अभी तो नियोजन में आना, वापस लाना ही बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नियोजक जब तक खोलेगा नहीं तब तक जो है श्रमिक जो है नियोजित नहीं होंगे, तो नए नए आएंगे तो और अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। 3 साल तक जो है आप इसको मान लीजिए, सरकार कही कि ऐसा शोषण होने नहीं देंगे, हम लोग हैं इसके देखने के लिए, लेकिन फिर भी श्रमिकों के लिहाज से थोड़ा बहुत तो आप कह सकते हैं कि गड़बड़ ही हुई। ठीक है, नियत अवधि पूरा होते ही बिना नोटिस के संविदा कर्मी को हटाया जा सकेगा। किसी संविदा कर्मी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर
आप तब तक नहीं हटा सकते, ये थोड़ा सा ठीक है, जब तक कि उसका जवाब ना दे आ जाए। संतोषजनक अगर जवाब नहीं मिलता है तब उसको आप हटा सकते हैं। अब ये फैक्चुअल क्वेश्चन क्या आ सकता है, ये आप बताइए कि बिहार सरकार ने जो नया औद्योगिक विवाद 1947 में संशोधन किया वो किस तारीख से इन्फोर्स्ड हुआ, लागू हुआ? तो आप बताएंगे 2 जुलाई 2020। ठीक है, ये तिथि याद रखना बेटा, 2 जुलाई 2020। ठीक है, इतनी बातें जो है इस औद्योगिक विवाद अधिनियम की थी। इसके अतिरिक्त भी मेरे दिमाग में और बातें आती रहेंगी, मैं उसको आपको देता रहूँगा। मैं इस चैप्टर में यहीं से समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। मैं कोशिश कीजिए कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि आप ही मेरे प्रचारक भी हो, इसलिए आप लोग जितने लोगों से लाभान्वित कर सकते हो लाभान्वित करो। ठीक है, और मैं आप लोग के साथ हूँ। जो नए लड़के हैं, नए बच्चे हैं, आप पीटी से लेकर के इंटरव्यू तक मैं बिल्कुल आप लोग के साथ हूँ, निःशुल्क हूँ। आप लोगों को कोई पैसा नहीं लगेगा। आप लोग बढ़िया से पढ़िए, मैं एक एक आस्पेक्ट पढ़ाऊँगा, आप लोग को निःशुल्क पढ़ाऊँगा। और जो गरीब छात्र हैं उन तक मेरी सूचनाएं पहुंचाइए, वो बैठे रहे घर में, इतने ही से पढ़ें। मैं निःशुल्क पढ़ाने के लिए तैयार हूं और आप लोग से सेवा दे रहा हूं, तो आप निश्चित रूप से उसका लाभ उठाइए। और लाभ नहीं उठाएंगे तो फिर मेरा निरर्थक हो जाएगा इतना समय बर्बाद करना, क्योंकि अपना समय, कीमती समय निकाल करके आप लोग को देता हूँ, तो ये ध्यान में रखें बेटा। और आपके जो लाइक्स होते हैं, कमेंट होते हैं, मेरा उत्साहवर्धन करते हैं। मैं दुगने उत्साह से इस पर लगता हूँ। मैं लगातार पिछले 4 घंटे से 5 घंटे से लिखा हूँ और 2-3 घंटे तक मैं आप लोग को ये वीडियोस बना रहा हूँ। समझ सकते हैं आप, 7-8 8-8 घंटे मैं लगातार आपके लिए कार्य कर रहा हूँ। तो ध्यान में रख बेटा, उसका प्रतिफल क्या दे सकते हो? तो कुछ नहीं दे सकते हो। आप पढ़ोगे और आप कंप्लीट करोगे, यही प्रतिफल है। और सही कई लोगों तक इसको पहुँचाओगे, जितने लोगों तक पहुँचेगा मैं उतना ही खुश होऊंगा। चलिए, धन्यवाद आप।